Student, today myself Alka Dhingra is going to present you chapter Conservation of Plants and Animals. Topic is deforestation and its cause. This the clearing of forest by cutting down trees ओवर अ वाइड एरिया इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन आप सभी को मालूम है, जब हम पेड़ों को बहुत लार्ज अमाउंट पे काटना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से क्या होता है, जंगल के जंगल ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं रहता है. उस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. अब इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं. किसके लिए? लकड़ी के लिए और पेपर बनाने के लिए, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. और फिर क्या होता है, फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन इन ऑब्टेन वुड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज़ एंड फर्नीचर. पेड़ों को किस लिए काट देते हैं? लकड़ी के लिए, जिससे हम क्या बनाते हैं, दरवाजे, खिड़की वगैरह. सेकेंड होता है कि आजकल इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि हम जंगलों को साफ रख के वहाँ पर हम क्या कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक होता है कॉन्सिक्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉन्सिक्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है कि जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो हमें क्या क्या नुकसान होते हैं. पहला नुकसान होता है कि जो अपना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. और जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है. और जो क्या होता है, जब आप देखते हो कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं और वो ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाते हैं. लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल कौन बढ़ाएगा. इस तरह से ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है. और दूसरा क्या होता है, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमें मिलना ख़त्म हो जाएंगे. आपको मालूम है मेनली फूड जो होता है या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं. अगर वही नहीं होंगे तो हमें कहाँ मिलेंगे. आपको मालूम है जो बारिश का पानी होता है वो रूट्स ऑफ द प्लांट्स उनको रोकती है और ग्राउंड वाटर में कलेक्ट करती है. लेकिन जब वो रूट्स ही नहीं होंगी प्लांट्स की तो पानी क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और क्या कॉज करेगा, फ्लड कॉज करेगा. जो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा वो सॉइल को क्या बना देगा, इरोडेड बना देगा, यानी कि बंजर बना देगा. जब डिफॉरेस्टेशन नहीं हो जाएगा तो आपको मालूम है जो हमारी वाटर साइकिल एटमॉस्फेयर में होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, इफ़ेक्ट करने लग जाती है और रेन भी होना बंद हो जाती है. जब ये सब चीज़ें होंगी तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे जानवर जो हैं वहाँ पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या होंगे, मरना शुरू हो जाएंगे. रूट्स ऑफ ट्रीज़ बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ द टॉप सॉइल टुगेदर. जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो सॉइल को बाइंड करते हैं. इसी बाइंडिंग की वजह से होता है जो वाटर और विंड जब आती हैं सॉइल के अंदर तो वो टॉप सॉइल को कैरी नहीं कर पाते हैं. इस तरह से ट्रीज़ क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करते हैं. अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो आपको मालूम है जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो रूट्स भी नहीं होंगी. जब रूट्स नहीं हैं तो सॉइल वाटर को कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा. तो इस तरह से जो टॉप सॉइल होती है वो बहती हुई इनके साथ दूर तक चली जाती है और जो नीचे वाली सॉइल रह जाती है वो क्या होती है, इरोडेड होती है, यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर ही रह जाते हैं. तो इस तरह से जब टॉप सॉइल इससे इरोडेड हो गई तो उसके अंदर क्या रह जाएगा, कंकड़ पत्थर रह जाएंगे. जब हम उसके अंदर क्रॉप्स ग्रोन करेंगे तो हम उसमें क्रॉप्स अच्छी तरह नहीं ग्रो कर पाएंगे. तो इस तरह से ये सॉइल जो है धीरे 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 जो वो एरिया होता है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है. तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन ही क्या होता है, कॉज होता है किसका, डिस्ट्रैटिफिकेशन का. होता है ड्रॉट होता है. अभी मैंने आपको बताया जो रूट्स ऑफ द ट्री होती हैं वो वाटर को वाइंड अप करती हैं और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाती हैं. जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो जो रेन वाटर आता है उसको कौन एब्जॉर्व करेगा, कोई नहीं. तो धीरे धीरे जो ग्राउंड वाटर का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. आपको मालूम है रेन किसकी वजह से होती है, ट्रीज़ की वजह से. क्योंकि जो ट्रीज़ में से जो वाटर लॉस होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वाटर वेपर. यही वाटर वेपर क्लाउड में जाके क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाते हैं और फिर रेन की तरह नीचे आते हैं. जब ट्रीज़ नहीं हैं तो वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होगा. जब रेनफॉल नहीं है तो ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाएगा. तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है और वहाँ पर क्या होता है, सूखा पड़ने लग जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, हर जगह ड्रॉट ही ड्रॉट हो जाता है. तो ये जो होता है एक मेन कॉन्सिक्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन होता है. 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं जिसमें क्या होता है, हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और थर्ड नेशनल पार्क्स.
जो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस कर रहे हैं। बायोस्फीयर जो रिज़र्व होता है वो क्या होता है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है लैंड का, जिसमें हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, सेफ रखते हैं। और फिर जो इसका स्पेशल से फीचर होता है बायोस्फीयर का कि वो ये होता है कि जो लोकल पीपल और ट्राइबल्स वहाँ पर रहते हैं उनको भी हम इनमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। जो बायोस्फीयर्स के क्या होते हैं, 3 जोन्स होते हैं, कोर जोन्स, बफर जोन्स एंड ट्रांजिशन जोन्स। जो फर्स्ट जोन होता है वो क्या होता है, इनर मोस्ट जोन होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोर जोन बोलते हैं। कोर जोन में क्या होता है, हम वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना हो पाए और कोई भी ह्यूमन उसके अंदर घुस ना पाए। जो सेकंड मिडिल जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं। उसमें सिर्फ हम थोड़े से लोगों को आने जाने की इजाज़त देते हैं, जैसे कि जो रिसर्च कर रहे हों या एनिमल्स की एजुकेशन ले रहे हों, उन वाले ऐसे पीपल्स को हम अलाउड करते हैं। थर्ड जोन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। जो ट्रांजिशन जोन होता है इसके अंदर सेवरल नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे सच एज सेटलमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर अलाउड विच आर नेसेसरी टू सस्टेन द लाइफ ऑफ ट्राइबल। इस एरिया में हम ट्राइबल जो कि यहाँ पे जंगली लोग रहते हैं उनको हम ये परमिशन देते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर सके, क्रॉप्स ग्रोन कर सके और अपनी लाइफ को सेटल कर पाए। इस तरह से इस जोन में हम इनको परमिशन देते हैं। जो लोकेशन जो बायोस्फीयर की इंडिया में हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार में है, काचीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, कान्हा बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर, ऐसे बहुत सारे बायोस्फीयर हैं जहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व्स के क्या होते हैं, द बायोस्फीयर रिजर्व परफॉर्म द फॉलोइंग रोल्स। फर्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द एरिया। वो किस में हेल्प करता है, वाइल्ड लाइफ को सेव करने में। दूसरा, हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया को मेंटेन करता है। थर्ड क्या होता है, ये नेचुरल जो इलॉजिकल कंडीशन जैसे जो इकोसिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ क्या होता है, ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। जो दूसरे बायोस जगहें होती हैं ये किस में हेल्प करता है, टू मेंटेन द लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल में भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, दूसरी जो कमर्शियल एरिया हैं वहाँ पर नहीं बन सकते हैं, लोगों को अलर्ट रहने में भी हेल्प करता है। और ये किसके लिए, रिसर्च और एनवायरनमेंट एजुकेशन के लिए ये जगह क्या होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लोरा एंड फोना। सम प्लांट्स एंड एनिमल टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया. They are not found naturally in open areas. The plants that grow naturally in a particular area are called flora of that area, and the animals which live naturally in a particular area are called fauna of the area. The plants and animals of particular area are called flora and fauna of that area. आपको मालूम है जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं हर पर्टिकुलर एक एरिया में मिलते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरे एरिया में भी मिलें। जो प्लांट एक ही एरिया में उगते हैं जो या मिलते हैं एक से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। और जो एनिमल्स विच लिव नेचुरली एक ही एरिया पे मिलते हैं उनको हम बोलते हैं फोना। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। आपको मालूम है फ्लोरा में द फ्लोरा एंड फोना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल विच कैन बी फाउंड नेचुरली इन दैट एरिया। जैसे कि टीक होता है, जामुन है, फन है, मैंगो है, एंड आर द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सब चीज़ें आपको इकट्ठी देखने को मिलेंगी। इसी तरह से चीतल है, बुल्फ है, लेपर्ड है, ब्लू वर्ल है, बाकिंग डियर है, वाइल्ड डॉग्स हैं, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, फोना। ये भी हमें एक साथ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। इसीलिए जो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होती हैं, ये यहीं पर एक तरह से आपको मिलेंगी। ये कहीं पर भी और काफ़ी जगह पे आपको देखने के लिए ये नहीं मिलती है। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा एंड फोना।
अब हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो स्पीशीज़ जो हमें कुछ ही एरिया में मिलती हैं और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ सर्टेन एरियाज़ में मिलती हैं, और ये नेचुरली एनीवेयर यानी कि कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड टू बी एंडेमिक टू द दैट एरिया। उन्हीं स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है सैल, वाइल्ड मैंगो आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये समझ लो, ये जो साल और वाइल्ड मैंगो हैं ये आपको यहीं पर मिलेंगे और कहीं जगह पर नहीं मिलते हैं। इसी तरह से जाइंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल, ये इतने एग्जाम्पल हैं एंडेमिक फोना के कि ये भी आपको एक ही जगह मिलेंगे। कहाँ पर? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में, और ये आपको कहीं पर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। अब इसके क्या होता है? एंडेमिक अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं ड्यू टू द मेन रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि जब फॉरेस्ट नहीं रहते हैं तो धीरे धीरे ये स्पीशीज़ भी क्या होते हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ अ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटिंग ऑफ अ ट्री इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है वहाँ पर अगर हम और भी प्लांट और ट्रीज़ को ग्रो करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? फिर से फॉरेस्ट। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसीलिए अगर हमें अपनी ग्रीन बेल्ट को बचाना है जनरेशन के लिए तो हमें क्या करना होगा? प्लांटिंग करनी होगी मोर ट्रीज़ के लिए उसी एरिया में जहाँ पर क्या हुआ हो? डिफॉरेस्टेशन हुआ हो। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं रिफॉरेस्टेशन का। फर्स्ट क्या है कि ये कितना है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए। दूसरा क्या है? रिफॉरेस्टेशन विल लीड टू डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। वो किस में डिक्रीज़ करेगा? ग्लोबल वार्मिंग में। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में क्या कर देगा? कम कर देगा। रिफॉरेस्टेशन क्या करेगा? रेनफॉल को इंक्रीज़ करेगा। इससे ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो ड्रॉट नहीं होंगे और धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। रिफॉरेस्टेशन किसको प्रिवेंट करेगा? सॉइल इरोजन को और फ्लड्स को करेगा। और ये क्या करेगा? एरिया ऑफ द अर्थ अंडर द फॉरेस्ट है जो क्या है? गुड है किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो द टर्म जू इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जियोलॉजिकल गार्डन और zoological park. A large garden where many types of wild animals and birds brought from different parts of the country and the world are kept in cages and enclosures so that people can see them is called a zoo. Zoo क्या जगह होती है? एक बहुत लार्ज गार्डन या पार्क होता है जहाँ पे हम बहुत तरह के वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को लाते हैं। कहाँ से? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, और उनको क्या करते हैं? पिंजरों में रखते हैं जिससे लोग उन्हें क्या कर सकें? देख सकें। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड प्रोडक्शन टू द वाइल्ड एनिमल्स एंड जू ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोडक्शन टू द वाइल्ड एनिमल्स। जिस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट करती है वाइल्ड एनिमल्स को, इसी तरह से जू भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। यहाँ पर भी हम वाइल्ड एनिमल्स को क्या कर सकते हैं? सेव रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज़ अ रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ seismic beauty protected and maintained by the government, preserve flora and fauna, landscape, historic object of the area and places of the scientific interest. मतलब जो नेशनल पार्क होती है एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पर हम किन चीज़ों को वहाँ की ब्यूटी को
वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा को, फोना को, और भी जो वहाँ के एरिया में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे जो साइंटिफिक लोग भी आते हैं तो वहाँ पर वो आकर इन चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ह्यूमन पार्क इज़ ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमन रिक्रिएशन एंड एनवायरनमेंट। और नेशनल पार्क में आप वहाँ पे जाकर क्या कर सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो। तो ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं क्या होते हैं, लार्ज और डाइवर्स एरिया होते हैं जहाँ पर हम सारी चीज़ों को जो इकोसिस्टम की होती है वहाँ पे उनको क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं। जो सम ऑफ द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया हैं वो क्या है, कॉबर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क। आपको मालूम है जो टाइगर इज़ है वन ऑफ द मेनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ फॉर वाइल्ड एनिमल विच आर स्लोली डिसअपेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। आपको मालूम है टाइगर एक इतना अच्छा वाइल्ड लाइफ एनिमल है कि जो आजकल हमारे देश से क्या होता है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। क्यों हो रहा है? देयर इज़ अ सतपुरा टाइगर रिजर्व इन द सतपुरा नेशनल पार्क विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ये जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है इसको हमने क्या बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम हमने क्या दिया था, प्रोजेक्ट टाइगर। वहाँ पर हमने क्या किया, टाइगर्स को सेव रखना शुरू किया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, वाइल्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में, काय के लिए, टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। क्यों प्रोटेक्ट करें? आपको मालूम है जब ये हंटिंग होती है तो लोग बहुत ज़्यादा इसको क्या करने लगे, मारने लगे। तो हमें क्या करना पड़ा, टाइगर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें क्या दिया गया कि टाइगर्स को हम कैसे सेव करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक रिजर्व्स बनाए, जैसे जो सतपुरा नेशनल पार्क है वहाँ पर हम क्या करते हैं, इन टाइगर्स को सेव रखते हैं। और वहाँ पे टोटली जो हंटिंग है वो हमने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, जिससे क्या हो, लोगों को वहाँ पे आने जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ देखने के लिए होती है। और वहाँ पे हम टाइगर्स को क्या करते हैं, सेव करते हैं। स्पीसीज़, जो स्पीसीज़ अब लॉन्गर नहीं है कहीं पर भी अर्थ पर, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी कि वो टोटली ख़त्म हो चुकी है, लुप्त हो गई है। जैसे कि डायनासोर है, पहले आपको देखने को पहले जो हमारे बड़े लोग हैं वो बताते थे डायनासोर होता था, यानी कि अब नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह के स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एंडेंजर्ड, यानी कि जो अभी तो हैं लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत कम है। और धीरे धीरे ये भी क्या होंगे, अगर हम इन्हें सेव नहीं रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। कुछ छोटे एनिमल्स हैं, कुछ बड़े एनिमल्स हैं। बड़े एनिमल्स कौन से हैं, जैसे टाइगर है, स्नो लेपर्ड है, इनके ऊपर क्या है, खतरा मंडरा रहा है, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसीलिए हमें इन्हें क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। जो स्मॉलर एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, ये बिग एनिमल्स क्या करते हैं, कई बार खा जाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, सेव नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे ये सारे स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह के स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जो ये रिकॉर्ड रखती है कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो एंडेंजर्ड्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं और कौन सी अदर स्पीशीज़ हैं। तो रेड डाटा बुक क्या करती है, एक लिस्ट होती है उसके अंदर स्पीशीज़ की जो क्या है इस टाइम, कि जो एंडेंजर्ड हैं, यानी कि उनके अंदर डिफरेंट रेट्स में प्लांट्स के लिए बनाई जाती है, एनिमल्स के लिए और अदर स्पीशीज़ के लिए। तो ये क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये प्रोवाइड की जाती है और उसके अंदर ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन कौन से स्पीशीज़ हैं जो क्या हैं, वो एंडेंजर्ड हैं। अब तक उन्होंने जो लिस्ट की है रेड डाटा बुक में, वो इंडिया में क्या किया है, फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन जाइंट स्क्विरल, बारासिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड एंड टाइगर। तो उन्होंने ये बताया कि ये सारे एनिमल्स वो क्या हैं, किस में हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हैं। तो इस बुक का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा एनिमल, प्लांट्स है वो कितने हैं, थोड़े से रह गए हैं और उनको हमें कैसे सेव करना चाहिए। तो ये हमारी जो है, हमें इन बुक्स को रीड करता रहना चाहिए और साथ साथ हमें इन्हें स्पीशीज़ को बचाने में हेल्प करनी चाहिए। Migration, the process of a bird or animal moving one place to another according to the season is called migration. माइग्रेशन वो प्रोसेस होती है कि जब एक बर्ड्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाती हैं अपने आप को सेव रखने के लिए,
किससे, जैसे अगर एक सीज़न में वो, जैसे सर्दियों का सीज़न है, साइबेरियन क्रेन होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, साइबेरिया, जहाँ पे क्या होती है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वो वहाँ की जब ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो ये बर्ड्स क्या करती है, वहाँ से उड़ते हुए इंडिया में आ जाती है, जहाँ पर उनको क्या मिलती है, गर्मी मिलती है। जब वहाँ पे वेदर वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये वहाँ पे लौट जाती हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन प्रोसेस। द बर्ड विच मूव्स फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू अ वार्मर रीजन इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। इन तरह की बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। आपको मालूम है इनका जो वन ऑफ द माइग्रेटरी विच कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ इज़ कॉल्ड साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन ऐसी बर्ड है जो हमेशा इंडिया आती है हर साल कुछ महीनों के लिए, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, भरतपुर सेंचुरी में, सुल्तानपुर सेंचुरी में। इस तरह की कुछ सेंचुरीज़ हैं जहाँ पे हमें साइबेरियन क्रेन को हम देख सकते हैं। टॉपिक इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। पेपर एक मेन प्रोडक्ट है जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। आपको मालूम है पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड ऑफ द फॉरेस्ट फायर है। वुड पल्प से इसे बनाया जाता है और 1 टन पेपर के लिए हमें 17 फुल ग्रोन पेड़ों को काटना पड़ता है। इसीलिए कि फॉरेस्ट से पेड़ ना काटे, हमें क्या करना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए। इसी तरह से हम फॉरेस्ट ट्री को क्या करेंगे, सेव कर पाएंगे। आपको मालूम है जो टर्म रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स होता है कि वो प्रोसेस जिसमें वेस्ट पेपर को हम न्यू पेपर में कन्वर्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं बार बार। एक पेपर को हम 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी शुड सेव पेपर, न्यूज़पेपर एंड रिसाइकल पेपर। आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। बाय डूइंग वी नॉट ओनली द सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। इसको हम रिसाइकल करके ना कि पेड़ों को बचाते हैं, जबकि पानी और एनर्जी को भी बचाते हैं जो पेपर को बनाने में काम आता है। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो भी रिड्यूस्ड। और वो हार्मफुल केमिकल्स जो पेपर बनाने में यूज़ होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि रिसाइकल करने से हम फॉरेस्ट ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं, वाटर सेव कर सकते हैं, एनर्जी कर सकते हैं और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग। Deforestation. The answer to the problem of deforestation is a reforestation. अगर डिफॉरेस्टेशन है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटिंग ऑफ अ ट्री इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड इज़ कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो चुका है वहाँ पर अगर हम और भी प्लांट और ट्रीज़ को ग्रो करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, फिर से फॉरेस्ट। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसीलिए अगर हमें अपनी ग्रीन बेल्ट को बचाना है जनरेशन के लिए तो हमें क्या करना होगा, प्लांटिंग करनी होगी मोर ट्रीज़ के लिए उसी एरिया में जहाँ पर क्या हुआ हो, डिफॉरेस्टेशन हुआ हो। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं रिफॉरेस्टेशन का। फर्स्ट क्या है कि ये कितना है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए। दूसरा क्या है, रिफॉरेस्टेशन विल लीड टू डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। वो किस में डिक्रीज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग में। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में क्या कर देगा, कम कर देगा। रिफॉरेस्टेशन क्या करेगा, रेनफॉल को इंक्रीज़ करेगा। इससे ग्राउंड वाटर लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो ड्रॉट नहीं होंगे और धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। रिफॉरेस्टेशन किसको प्रिवेंट करेगा, सॉइल इरोजन को और फ्लड्स को करेगा। और ये क्या करेगा, एरिया ऑफ द अर्थ अंडर द फॉरेस्ट है जो क्या है, गुड है किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, उसको भी इम्प्रूव करेगा।